अरे बहू, तुम्हारी ननद की गोद भराई की रस्म आने वाली है और हमारे घर का नियम है कि ये कार्यक्रम मायके में ही होता है। इसलिए उसके ससुराल से सब लोग आने वाले हैं। बहुत बड़ा फंक्शन होगा, सुमन जी ने कहा। तो राधिका धीरे से बोली, माँ जी, क्या इस रस्म को थोड़ा बदला नहीं जा सकता? आप तो जानती हैं कि इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। 1 महीने से बिस्तर पर पड़े हैं और आरव भी बहुत छोटा है। मैं इतना सारा काम अकेले कैसे संभालूंगी? ऊपर से आपकी छोटी बहू तन्वी को 5 महीने हो गए, मगर आज तक रसोई में एक गिलास पानी तक लेने नहीं आई। सुमन जी तुरंत तमा उठी। अरे बहू, उसे धुएं से एलर्जी है और खूब खांसी आने लगती है। और वैसे भी वो बड़े घर की बेटी है। इस घर का आधे से ज़्यादा खर्चा उसका पति ही उठाता है। तो अगर थोड़ा ज़्यादा काम कर देगी तो कौन सा एहसान कर देगी? बैठे बैठे मुफ्त की रोटी ही तोड़ती है। और वैसे भी छोटी बहू तन्वी तो घूमने जा रही है। गोद भराई की रस्म होते ही वो दोनों निकल जाएंगे। ये सुनकर बड़ी बहू राधिका ने हिम्मत करके फिर कहा, माँ जी, कम से कम दिन में तो वो मेरी मदद कर सकती है ना? किचन में कितने काम होते हैं, सब्जी वगैरह काट दे, प्याज छील दे। तो सुमन जी बोली, अरे उसे अपनी पैकिंग करनी है, शॉपिंग करनी होगी। तेरी मदद करने का उसके पास वक्त नहीं है। जो प्याज काट कर आंसू बहाएगी तेरे लिए। तू चुपचाप सारे खाने की तैयारी कर। गोद भराई में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, समझी? ऐसी तैयारी कर कि मेरी बेटी के ससुराल वाले सब देखते रह जाएं। सास के सामने राधिका की एक ना चली और वो चुपचाप अपने काम में लग गई। अगले कुछ दिन बाद गोद भराई की रस्में बड़े धूमधाम से चल रही थी। ढोलक की आवाज़, मेहमानों की हंसी और चमचमाती सजावट के बीच सुमन जी अपनी बेटी पर प्यार लुटाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने बड़े प्यार से बेटी को कीमती चुनरी उठाई, फिर एक एक करके महंगे गिफ्ट उसकी गोद में रखती चली गई। इतना ही नहीं, बेटी के ससुराल वालों को भी बड़े आदर से नेक और तोहफे दिए गए। हर कोई सुमन जी की दरिया दिली की तारीफ कर रहा था, लेकिन उस भीड़ के बीच खड़ी राधिका की आंखें बार बार नम हो रही थी। वो सोच रही थी, कैसे मैं हर महीने अमित की दवाइयों के लिए माँ जी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती हूँ, तब जाकर वो बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे देती हैं और आज अपनी बेटी पर कितना दिल खोलकर खर्चा कर रही हैं। आंखों में दर्द छुपाए राधिका कभी मेहमानों को पानी देती, जूस पिलाती, तो कभी भागकर कमरे में जाती जहाँ उसका पति अमित बिस्तर पर था। उसको समय समय पर दवा देती और खाना खिलाती। अमित कभी इस घर की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था, लेकिन 1 महीने पहले हुए भयानक एक्सीडेंट में उसका एक पैर टूट गया था। तब से वो ठीक से उठ भी नहीं पाता था। नौकरी भी हाथ से चली गई और अब उसकी दुनिया बस उस छोटे से कमरे और दवाइयों तक ही सिमट कर रह गई थी। और पूरे घर की जिम्मेदारी बड़ी बहू राधिका के कंधों पर आ गिरी थी। सुबह से भागते दौड़ते उसका शरीर थककर टूट चुका था। आंखें जल रही थीं, पैरों में भी दर्द हो रहे थे, मगर काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से उसका छोटा बेटा लगातार रोए जा रहा था। ना तो वो ठीक से दूध पिला पा रही थी और ना अपने हाथों से 2 निवाले खिला पा रही थी। बच्चा भूख और माँ के प्यार दोनों के लिए तड़प रहा था। पर राधिका मजबूरी में आंसू पीकर बस काम किए जा रही थी। बेचारी जाती भी तो कहाँ जाती। पति महीने से बिस्तर पर पड़े थे, हाथ में 1 रुपया तक नहीं था और सहारा देने वाला कोई अपना भी नहीं था। उस बड़े से घर में रहते हुए भी राधिका खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, जैसे उसकी तकलीफ़ें किसी को दिखाई ही नहीं देती हों। देवरानी तन्वी ने पूरे फंक्शन में बस सज धज कर इधर उधर घूमना ही जरूरी समझा।
ना उसने किसी मेहमान को एक कप चाय पूछा और ना रसोई में झांक कर देखा। रस्म खत्म होते ही वो और उसका पति रोहित जल्दी जल्दी अपना सामान उठाकर फ्लाइट पकड़ने निकल गए और ननद जो गोद भराई की रस्म में आई थी वो मायके से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। 10-15 दिन तक आराम से सेवा करवा के ही अपने ससुराल गई। करीब 1 महीने बाद घर के बाहर गाड़ी आकर रुकी। सुमन जी खुशी से दरवाजे की ओर दौड़ी। अरे मेरी प्यारी बहू आ गई। तन्वी बेटा, सफ़र में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? तन्वी बड़े स्टाइल से काला चश्मा उतारते हुए अंदर आई। हाथों में महंगे शॉपिंग बैग थे, चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कान थी। उसके पीछे उसका पति भी ढेर सारे सामान उठाए चला आ रहा था। तन्वी ने आते ही उत्साह से कहना शुरू किया, मम्मी जी, विदेश में तो सच में जन्नत है। देखिए ना, मैं आपके लिए कितनी महंगी साड़ी लाई हूँ। सुमन जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, मगर उसी समय रसोई के दरवाजे पर खड़ी राधिका चुपचाप ये सब नज़ारा देख रही थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे, आँखों के नीचे काले घेरे थे। उसके हिस्से में बस जिम्मेदारियां आ गई थी और तन्वी के हिस्से में तारीफ़ें। तभी तन्वी बोली, मम्मी जी, मैं तो खाना खाकर आई हूँ, बस अब आराम करना है। शरीर थककर चूर हो गया है। हाँ हाँ बहू, तू जा कमरे में आराम कर। सुबह 10 बजे तक आराम से उठना, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात को खाना खाकर सब सोने चले गए। भोर में ही राधिका का बेटा भूख के मारे रोने लगा तो सास कमरे से निकलकर बाहर आई। अरे राधिका बहू, सुबह सुबह 5 बजे ही तेरा बच्चा इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? इसके रोने से मेरा भी सर फटने लगा है। पहले इसे चुप करा। हर समय रेडियो की तरह बजता रहता है। और फिर साफ सफाई करके अच्छे से नाश्ते पानी की तैयारी कर। छोटी बहू उठेगी तो उसे भूख लगेगी। मम्मी जी, आरव को भूख लगी है और उसे दूध चाहिए, इसीलिए वो रो रहा है। अरे दूध तो सारा यही पी जाता है, इसके अलावा इस घर में दूध पीता ही कौन है? क्या तेरे बाप ने घर में गाय भैंस बांध रखी हैं जो इसे दिन भर दूध चाहिए? अरे दूध में पानी मिलाकर पिला दिया कर। मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपका ही पोता है, वैसे भी बेचारा कितना कमज़ोर हो गया है। मैं घर के कामों में उलझी रहती हूँ, इसका ध्यान ही नहीं रख पाती। अब भी फ्रिज में दूध रखा है, लेकिन आपने उस पर ताला लगा दिया है, इसीलिए मैं बच्चे के लिए दूध नहीं निकाल पा रही। वो दूध तो छोटी बहू की कॉफ़ी के लिए रखा है। तुम तो जानती हो उसे कोल्ड कॉफ़ी कितना पसंद है, और सुबह सुबह दूध लाने कौन जाएगा? मम्मी जी, प्लीज़ थोड़ा सा दूध दे दीजिए, मैं बाद में बाज़ार से लाकर रख दूँगी। अरे चुप कर, अब मैं छोटे बेटे से और कितना पैसा मांगूंगी? तेरा पति तो कमाता भी नहीं है। मम्मी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो आपके ही सगे बेटे हैं। पिछले 1 महीने से बीमारी की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस घर के सदस्य नहीं रहे। और रही बात राशन की, तो ज़रा याद कीजिए मम्मी जी, पिछले हफ्ते आपकी बेटी के ससुराल से पूरा परिवार आया था। मैंने ही सुबह से रात तक रसोई में खड़े होकर उनके लिए पूरी, कचौड़ी, पनीर की सब्जी और न जाने कितने पकवान बनाए थे। उसी में सारा राशन ख़त्म हो गया, लेकिन तब आपको एक दाना भी ज़्यादा खर्च होता नहीं दिखा। और आपकी बेटी भी तो हफ्ते भर रुक कर गई है। मतलब तू कहना क्या चाहती है? सारा राशन मेरी बेटी चट कर गई। मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। हाँ हाँ, मैं सब समझती हूँ। तुम बहू लोग बस ननद की 2 रोटी पर ही नज़र लगाए रहती हो। मम्मी जी, तब तो आपके मुंह से ये नहीं निकलता था कि हाथ तंग है। उल्टा जाते वक्त अपनी बेटी को सूटकेस भर भर के गिफ्ट, कपड़े और मिठाइयाँ देकर विदा करती हैं, मगर अपने ही पोते के हिस्से का 1 गिलास दूध भी आपको चुभने लगता है। अब तो मेरी बेटी के खानदान पर उंगली मत उठा। सुमन जी गुस्से से चिल्लाई। मुझे सब पता है,
बेटी के नाम पर दावत तू और तेरा पति उड़ाता है। राधिका की आंखें भर आई। मम्मी जी, घर की तकलीफ़ें मैं उनसे छुपाती हूँ ताकि उनके दिल पर बोझ ना पड़े। वो पहले ही बीमारी से टूट चुके हैं। अगर उन्हें ये सब पता चला तो शायद उनकी बची हुई हिम्मत भी टूट जाएगी और फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। आरव लगातार रोए जा रहा था। उसकी मासूम सिसकियाँ पूरे घर में गूंज रही थी, मगर दादी की आंखों में जैसी इंसानियत ही सूख चुकी थी। उनके चेहरे पर दया का एक कतरा तक नहीं था। राधिका ने भराई हुई आवाज़ में कहा, मम्मी जी, पड़ोस में भी अगर कोई बच्चा रोता है ना तो लोग प्यार से उसके हाथ में एक बिस्किट रख देते हैं, लेकिन आप तो अपने ही पोते के लिए इतनी कठोर हो गई हैं। इतना कहकर उसने आंसुओं को पलकों में ही रोक लिया और फिर जल्दी से 2 बिस्किट पानी में घोलकर बेटे को पिला दिया। भूख से तड़पता बच्चा आखिरकार रोते रोते सो गया और फिर राधिका अपने दर्द को दिल में दबाकर चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाई चुपचाप फिर से रसोई के काम में लग गई, जैसे उसकी तकलीफ़ों की कोई कीमत ही ना हो। इधर छोटी बहू उठते ही सोफे पर बैठते हुए ऊंची आवाज़ लगाई, जेठानी जी, क्या मेरे लिए ये ऑयली पराठा बना दिया? मैं इतने दिनों से विदेश का खाना खाकर परेशान हो गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा और पौष्टिक खाना चाहिए। फिर तन्वी ने अपनी सास सुमन जी से कहा, मम्मी, भाभी से बोलिए मेरे लिए दलिया या जूस बनाए। ये पराठा इतना ऑयली है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। और इनके लिए पूरी, दाल चावल, रोटी सब्जी सब बना दीजिए। रसोई में खड़ी राधिका ने कहा, तन्वी, घर का सारा राशन ख़त्म हो गया है। जैसे ही राशन आएगा मैं तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर दूंगी। तन्वी का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। क्या मतलब, राशन ख़त्म हो गया? पूरे महीने भर का राशन तो लाई थी मैं। आखिर घर में इतना कौन भूखा निकल गया? राधिका ने शांत स्वर में कहा, तन्वी, घर में इतना बड़ा फंक्शन था, मेहमान आए थे, उसी में सब खत्म हो गया। लेकिन तन्वी तानों पर उतर आई, तो हिसाब से सामान बनाना चाहिए था ना। जेठ जी तो कुछ देते नहीं और मेरा पति बेचारा कब तक अपनी कमाई लुटाएगा? क्या मैं बाहर जाकर भीख मांगूंगी अपने खर्चों के लिए? मेरी भी शॉपिंग और लाइफ है, उसे अधूरा छोड़ दूं? अब राधिका का सब्र टूटने लगा। वो बोली, तुम कौन सा अपने सपने अधूरे छोड़ती हो? कभी विदेश, कभी शॉपिंग, कभी मॉल, और कहती हो तुम्हारा खर्चा रुक जाएगा। यहाँ मैं अकेली दिन रात किचन में खटती रहती हूँ। तो तन्वी गुस्से से बोली, तो क्या एहसान कर रही हो? मेरा पति पैसा देता है तो इस घर का खर्चा चलता है। आपका पति तो महीने से बिस्तर पर पड़ा है, बैठे बैठे सब हराम की खा रहे हैं। थोड़ा काम कर देगी तो क्या चला जाएगा? इतना सुनते ही राधिका की आंखें भर आई। तभी सुमन जी भी छोटी बहू का पक्ष लेते हुए बोली, बड़ी बहू, मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम छोटी बहू से जुबान लड़ाओगी। सही तो कह रही है वो, अब उसका पलड़ा भारी है। जो घर चलाता है उसी की चलती है, समझी? राधिका का दिल जैसे चकनाचूर हो गया। उसने रोते हुए कहा, मम्मी जी, इनके ऑपरेशन के लिए भी पैसे चाहिए। आपने ही कहा था बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे, मगर आज तक आपने कहीं दिखाने का नाम तक नहीं लिया। ये मत भूलिए कि आपका बेटा हमेशा अपनी पूरी सैलरी आपके हाथ में रखता था। अपने लिए कभी कुछ जमा नहीं किया, वो सिर्फ बेटे का फ़र्ज निभाता रहा। और आज जब उसकी हालत ख़राब हुई तो आप सारे पैसे बेटी और छोटी बहू पर लुटा रही हैं। चुप कर तुम, सुमन जी गुस्से से चिल्लाई। जब समय आएगा तब दिखा दूंगी डॉक्टर को। दवा तो मंगवाती हो ना उसकी। लेकिन राधिका समझ चुकी थी कि उस घर में उसके पति की तकलीफ से ज़्यादा कीमत लोगों की शान और दिखावे की थी। तभी सुमन जी ने राधिका को आदेश दिया, अब देख क्या रही है, जाकर राशन लेकर आ। क्या सबको भूखा मारने का इरादा है? और हाँ, छोटी बहू के लिए उसके मन का खाना भी बनाना। सुमन जी ने हुक्म चलाते हुए कहा।
तभी तन्वी ताना मारते हुए बोली, एक तो ज़रूरत से ज़्यादा राशन बर्बाद करती हैं भाभी, इन्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, पैसा इनका थोड़ी लगता है, मुफ्त का खाने की आदत जो पड़ गई है। ये सब सुनकर राधिका का दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। आंखें भर आई, मगर उसने अपने होठ बेच लिए। वो जानती थी अगर आज उसने जवाब दिया तो बात और बढ़ जाएगी और उसका असर उसके बीमार पति और मासूम बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए हमेशा की तरह मुंह बंद करना ही उसने उचित समझा। धीरे से दुपट्टा संभाल कर उसने राशन का थैला उठाया और घर से बाहर निकल गई। बाहर सूरज आग बरसा रहा था। कड़कती धूप में सड़कें तप रही थी। राशन की दुकान तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर जवाब देने लगे, लेकिन मजबूरी इंसान से सब करवा देती है। लंबी लाइन में घंटों लगे रहने के बाद जब उसे राशन मिला तो करीब 10-15 किलो का भारी सामान उठाना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसके हाथों में दर्द हो रहे थे, माथे से पसीना लगातार टपक रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके पर्स में ऑटो करने तक के पैसे नहीं बचे थे। उसने भारी थैले को कंधे पर रखा और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते पहुंचते राधिका की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंची, अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो भारी राशन के थैलों समेत जमीन पर गिर पड़ी। दर्द से उसकी चीख निकल गई। पैर में इतनी जोर की मोच आई कि वो ठीक से खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। इसी तरह दीवार का सहारा लेकर वो लंगड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुंची और बिस्तर पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में उसका पति अमित लेटा हुआ था। उसने राधिका की हालत देखी तो घबरा गया। राधिका, ये क्या हालत बना रखी है तुमने, और इतना सारा राशन लेने तुम अकेले क्यों गई थी? घर में कोई और नहीं था क्या? इतना सुनते ही राधिका की रुलाई फूट पड़ी और उसने रोते हुए सारा दर्द अमित को बता दिया। कैसे ताने मारे गए, कैसे धूप में उसे अकेले राशन लाना पड़ा और कैसे उसकी माँ और देवरानी हर समय हुक्म चलाती हैं सिर्फ इसीलिए कि आज वो कमाने लायक नहीं रहा। अमित उन लोगों ने एहसान के बोझ तले दबा दिया। हर रोटी की कीमत मुझसे दिन रात काम करवाकर चुकाई गई। बहू नहीं, मुझे इस घर में नौकरानी बनाकर रखा गया। यही हैं आपके रिश्ते, यही है इस परिवार की सच्चाई। तभी बाहर सुमन जी और छोटी बहू तन्वी की तेज आवाज़ गूंजने लगी। ये क्या तमाशा लगा रखा है? राशन अभी तक किचन के बाहर पड़ा है और महारानी यहाँ कमरे में आराम फरमा रही है। पैसे की बर्बादी करना कोई इनसे सीखे। इतना सुनते ही अमित का सब्र जवाब दे गया। वो दर्द से कराते हुए भी बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा और बोला, माँ, बस बहुत हो गया, अब और जुल्म नहीं सहूँगा। अब राधिका किसी की नौकरानी बनकर इस घर में नहीं रहेगी। तभी तन्वी ने तुरंत बात काटते हुए कहा, भैया, हमने आपको और भाभी को 2 महीने तक संभाला है, तो क्या भाभी बदले में हमारे लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं बना सकती? थोड़ा बहुत काम कर देंगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? बस करो तन्वी। अमित की आवाज़ पहली बार इतनी ऊंची हुई कि पूरा घर सन रह गया। एक बात कान खोलकर सुन लो, एक्सीडेंट से पहले इस घर की हर जिम्मेदारी मैं उठाता था। यहाँ तक कि रोहित की पढ़ाई और शादी में मैंने अपने पैसे लगाए हैं। अपनी पूरी तनख्वाह बिना हिसाब माँ के हाथ में रख देता था। कभी अपने लिए कुछ नहीं बचाया, क्योंकि मुझे अपने परिवार पर भरोसा था। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन जैसे ही मेरी ज़िंदगी में मुश्किलें आई, सब ने मुँह मोड़ लिया। अमित ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ, जिस ममता पर मुझे घमंड था, वही आज पैसों और स्वाद के आगे बदल गई। मेरी पत्नी को नौकरानी बना दिया गया। राधिका चुपचाप रो रही थी। अमित ने अपने बेटे को गोद में उठाया और भर्राई हुई आवाज़ में बोला, मैं शायद अपने साथ हुए अपमान को भूल भी जाता, लेकिन आज जो तुम लोगों ने मेरे बीमार बच्चे और मेरी बीवी के साथ किया है ना, उसके बाद इस घर से मेरा रिश्ता
ख़त्म हो गया है। मुझे ऐसे लोगों की रोटी और पैसे नहीं चाहिए जो हर निवाले का हिसाब इंसानियत बेचकर लेते हैं। फिर अमित ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, राधिका, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों? राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, मैं क्या करती? अगर आपको बता देती तो आपको और दुख होता। आपकी तबीयत वैसे ही खराब है। अमित की आंखें भर आई। ऐसा मत सहा करो राधिका, मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, बहुत सह लिया तुमने, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं घर बैठे बैठे ही काम शुरू करूँगा, फिर देखना इन लोगों की बोलती कैसे बंद होती है। अगले ही दिन से अमित ने खुद को बदलने की ठान ली। शरीर अभी भी पूरी तरह साथ नहीं दे रहा था, मगर अब उसकी आंखों में बेबसी की जगह एक नई जिद दिखाई देने लगी थी। तकिए के सहारे बैठकर उसने धीरे धीरे लैपटॉप खोलना शुरू किया। महीनों बाद आज उसकी उंगलियां फिर से कीबोर्ड पर चल रही थी। राधिका चुपचाप उसके पास बैठी रहती, कभी तकिया ठीक करती तो कभी हौसला बढ़ाते हुए कहती, आप जरूर सफल होंगे जी, भगवान सब देख रहे हैं। उसे कंपनी में वर्क फ्रॉम होम की नौकरी मिल गई। शुरुआत में उसे छोटे मोटे काम ही मिले, कभी किसी का डाटा अपडेट करना, कभी ऑनलाइन रिपोर्ट बनाना। मेहनत ज़्यादा थी और पैसे कम, मगर अमित अब हार मानने वालों में से नहीं था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उसे एक अच्छी कंपनी में वर्क फ्रॉम होम का काम मिल गया। पहली कमाई हाथ में आते ही उसकी आंखें भर आई। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसकी टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ दिया हो। सबसे पहले अमित ने उस घर में दीवार खिंचवा कर अपना हिस्सा अलग कर लिया। उसने अपनी माँ और भाई से सारे रिश्ते तोड़ दिए। तो आज राधिका को पहली बार लगा जैसे उसके अंधेरे जीवन में रोशनी लौट आई हो। लेकिन उधर दूसरी तरफ सुमन जी के घर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। जिस घर में कभी राधिका सुबह 5 बजे उठकर सबका नाश्ता तैयार कर देती थी, वही काम अब तन्वी के सामने आ गया था। पहले दिन ही तन्वी सुबह देर तक सोती रही। सुमन जी ने आवाज़ लगाई, छोटी बहू उठ जाओ, नाश्ता बनाना है। तो तन्वी ने कमरे के अंदर से ही जवाब दिया, मम्मी जी आज मुझसे नहीं होगा, रात को नींद पूरी नहीं हुई। सुमन जी चुप हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने खुद रसोई में जाने की कोशिश की, लेकिन उम्र और कमजोरी के कारण ज़्यादा काम नहीं कर पाई। उन्हें अचानक राधिका याद आ गई, वही राधिका जो रात को बच्चे रोने पर उठती थी, फिर भी सुबह सबसे पहले रसोई में पहुंचती थी, पूरे परिवार का खाना बनाती थी और फिर भी बदले में सिर्फ ताने सुनती थी। मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, तेरा पति कमाता नहीं है, दूध भी ज़्यादा पी जाता है। सुमन जी की आंखों के सामने जैसे एक एक करके सारे दृश्य घूमने लगे। उन्हें वो सुबह याद आई जब आरव भूख से रो रहा था, राधिका दूध मांग रही थी और उन्होंने साफ कह दिया था कि दूध छोटी बहू की कोल्ड कॉफ़ी के लिए रखा है। आज उन्हें बड़ी बहू की कीमत समझ आ रही थी। उसी शाम सुमन जी चुपचाप अमित और राधिका के पास पहुंची। राधिका अपने बेटे आरव को खिला रही थी और अमित लैपटॉप पर काम कर रहा था। सुमन जी कुछ देर दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, राधिका। तो राधिका ने पलटकर देखा तो सुमन जी को देखकर हैरान रह गई। सुमन जी धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, बहू मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा सोचा कि जो बेटा कमाता है उसी की कीमत है और जो घर में काम करती है उसका काम तो उसका फ़र्ज है। लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत थी। उन्होंने आरव को अपनी गोद में लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी आंखों में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। जिस दिन मेरा पोता भूख से रो रहा था और मैंने उसे दूध देने से मना किया था, उस दिन मैं सिर्फ दादी के रूप में नहीं, इंसान के रूप में भी हार गई थी। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे।
सुमन जी ने आगे कहा, तूने इस घर के लिए दिन रात मेहनत की और मैंने तुझे नौकरानी समझ लिया। मुझे माफ़ कर दे बहू। अमित ने भी माँ की तरफ देखा तो सुमन जी बोली, बेटा तूने अपनी पूरी ज़िंदगी परिवार के लिए लगा दी और जब तुझे मेरी ज़रूरत थी तब मैं तेरा साथ नहीं दे पाई। माँ होने के बावजूद मैं तेरा दर्द नहीं समझ सकी। अमित की आंखें भी नम हो गई। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर अमित ने कहा, माँ बीती हुई बातों को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अगर आपको सच में अपनी गलती समझ आ गई है तो मैं आपको माफ़ कर सकता हूँ। बस एक बात याद रखिएगा, घर पैसे से नहीं इंसानियत से चलता है। सुमन जी ने सिर झुका लिया। आज उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, ज़िंदगी में किसी इंसान को उसकी जेब देखकर छोटा मत समझिए, क्योंकि वक्त कब किसका बदल जाए कोई नहीं जानता। आज जिसके हाथ खाली हैं ज़रूरी नहीं कि उसका कल भी खाली हो। और जो इंसान आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है उसकी कदर ज़रूर कीजिए, क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते और सच्चे इंसान हर बार नहीं मिलते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।